नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने साफ कह दिया है कि देश विरोधी हरकतें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ में अलकायदा के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी को दहलाने की इस साजिश पर सीएम योगी ने आतंक फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया है। लखनऊ के काकोरी में अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। ये आतंकी यूपी में कई धार्मिक स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे। यूपी को दहलाने की साजिश पर सीएम योगी ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। जब देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। फिलहाल ये आतंकी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार करने से पहले एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का भी पर्दाफाश किया था। जबरन धर्मांतरण करने वाले इस गिरोह ने करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया, जिसमें ज्यादातर मूक बधिर वाले बच्चे थे। इस गिरोह का मकसद यूपी समेत देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था। अब सीएम योगी ने यूपी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पूरी तरह बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। न जाने कौन व्यक्ति बॉम्ब किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। योगी का संदेश साफ है कि अगर यूपी में किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका खात्मा भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की। क्या अफगानिस्तान में फिर वही समय आने वाला है जब छोटी छोटी सी बात पर मौत की सजा दे दी जाती थी? चोरी का आरोप लगने पर ही हाथ काट दिए जाते थे। जो हालात पनप रहे हैं उससे यही डर है कि अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के क्रूर शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान के हाथ में जा रहा अफगानिस्तान। फिर लागू होंगे क्रूर कानून। तालिबान की बढ़ती ताकत से यह डर फैलता जा रहा है कि अब एक बार फिर अफगानिस्तान में क्रूरता की तस्वीरें दिखेंगी। छोटी सी बात पर मौत की सजा दे दी जाएगी, किसी को गोली मारी जाएगी, किसी को पत्थरों से मार मार कर जान ले ली जाएगी।
तालिबान के बढ़ते कदम अफगानिस्तान की आम जनता को एक बार फिर नर्क की जिंदगी दे देंगे। समलैंगिकों को मिलेगी दर्दनाक मौत। चोरी के आरोप में कटेंगे हाथ। न सुनवाई न सबूत। तालिबान के राज में किसी की सुनवाई नहीं होगी। जो तालिबान ने आरोप लगाया बस वही सच होगा। कट्टर कानून ऐसे कि सभ्य समाज में कोई सोच भी नहीं सकता। अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसके राज में जनता को कट्टर कानूनों का पालन करना होगा और ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तालिबानी जज गुल रहीम ने साफ किया है कि समलैंगिकों को खौफनाक मौत दी जाएगी। कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में लिप्त पाया जाता है तो उसे पत्थर से मारकर मौत दी जाएगी या फिर उसके ऊपर दीवार गिराई जाएगी। चोरी का शक हुआ तो हाथ काट दिया जाएगा। गंभीर आरोप लगे तो सीधे फांसी। तालिबान की अदालत में किसी की सुनवाई नहीं होती है। कानून के नाम पर यहाँ आतंक का नंगा नाच होता है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा तालिबान के कट्टर कानूनों का शिकार होती हैं। कई जगह नए कानून लागू भी कर दिए गए हैं। तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में आदेश दिया है कि महिलाएं अकेले घर से नहीं निकलें। अगर महिलाओं को बाहर जाना है तो उनके साथ पति, पिता या भाई का होना जरूरी है। महिलाओं को बाहर जाने के लिए परमिट भी लेना होगा। लड़कियों को स्कूल जाने की छूट होगी, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब स्कूल की सभी टीचर महिलाएं हों। स्कूल के अंदर सभी के लिए हिजाब पहनना जरूरी होगा। पुरुषों को अनिवार्य रूप से दाढ़ी रखने का आदेश दे दिया है। जो तालिबानी कानून के अंदर में और जो तालिबान अपनी सजा का ये रखेगा प्रावधान, वो कहता है कि यदि आप चोरी करेंगे तो सबसे पहले हम नाखून से शुरू करते हैं, नाखून निकालते हैं, फिर उंगली काट लेते हैं और ज़्यादा ये हुआ तो आपकी यहाँ से बाजू काट ली जाती है। उससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा सख्त आपने कुछ किया है इस तरह का गुनाह तो आपके पैर काट दिए जाएंगे घुटनों से ऊपर। और ये जो है एक दहशत का कानून है, दहशत फैलाने की, और कोई ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई बहुत लंबे तक होती है। ये एक तालिबानी तरीका है। तालिबान ने रूढ़िवादी सोच वाले अफगानियों पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। पिछली बार महिलाओं के स्कूल जाने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। तालिबान जज कह तो रहे हैं कि लड़कियां स्कूल जा सकेंगी, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क सब जानते हैं। कैसे ये कानून के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि ये कानून पर नहीं बल्कि क्रूरता पर विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच भारतीय सेना ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है, खासकर पाकिस्तान से लगने वाले एलओसी पर। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सीमा पर से आने वाले आतंकियों और ड्रोन से निपटने के लिए हमारे सैनिक तैनात हैं। हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये एलओसी पर पुंछ का इलाका है। सीमा पर चौकस है सेना। हर आतंकी मारा जाएगा, हर साजिश का सर्वनाश होगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि के लक्ष्य के साथ आज टीम रिपब्लिक आ पहुंची है देश के पश्चिमी सीमा पर, जहां पर सीधे पाकिस्तान का इलाका दिखाई देता है। यहां पुंछ सेक्टर में आपको बता दें कि सीज फायर वायलेशन के 3 सालों में 11,000 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा यही वो जगह है जहां कुछ मीटर्स की दूरी के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी लॉन्च पैड अब भी मौजूद हैं। इस साल 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में एलओसी पर अब और भी ताकत के साथ मुस्तैद खड़ी हो गई है। कुछ मीटर्स पर ही पाकिस्तान की बंकर हैं, पाकिस्तान का इलाका है और दिन रात हमारे ये सैनिक मुस्तैद रहते हैं ताकि आतंकवादियों को यहाँ घुसने से रोक सकें। यहाँ पर
पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लॉन्च पैड इस इलाके में हैं, जहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की नापाक कोशिश करते हैं और हमारे ये जांबाज सैनिक उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। सीमा पार से होने वाली साजिशों, पाक की ओर से होने वाली फायरिंग के चलते एलओसी पर रहने वाले हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। किसी की जान गई है तो कोई अपाहिज हो गया है। पिछले 3 साल में एलओसी पर करीब 11,000 बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है। पाक समर्थित आतंकी और अब ड्रोन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। सेना अपने सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत कर रही है। एंटी ड्रोन तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इलाका और परिस्थितियां जैसी भी हों, भारतीय सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। आप देख सकते हैं पुंछ पर एलओसी के इस पर्टिकुलर इलाके में AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स और 6 और राइफल्स भी हैं। और इतना ही नहीं, ड्रोन को जैम करने के लिए भी पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है, चाहे वो यहाँ पर हथियार सप्लाई करने में हो या फिर निगरानी के लिए हो। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और बेचैन हो गया है। बताया जाता है कि इस जगह से सीमा के उस पार करीब 2 दर्जन आतंकी लॉन्च पैड हैं, जहां से आतंकी लगातार भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं। लेकिन सीमा पर मौजूद हमारे जवान उनकी कोशिशों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर का ये इलाका बेहद संवेदनशील रहा है, क्योंकि इसके साथ एक इतिहास जुड़ा है। अगर आपको दिखाएं तो ये पाकिस्तान की तरफ हाजी पीर का इलाका है और यहाँ पर प्रीतम पोस्ट है, जो भले ही ऊंची है लेकिन भारतीय सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसे हालांकि अब पाकिस्तान को वापस सौंप दिया गया है, लेकिन यही वो इलाका है जहां अल बदर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड अब भी मौजूद हैं। एक तरफ जहां सेना सीमा पर तैनात है, आतंकियों से लड़ रही है, तो वहीं साथ ही आम जनता की सेवा भी कर रही है। सेना ने एलओसी के पास रहने वाले गांव वालों के लिए कम्युनिटी बंकर भी तैयार किए हैं। जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती है तो इन बंकरों में लोगों को शरण दी जाती है। जो लोग घायल हो जाते हैं उनका इलाज किया जाता है। इस वक्त एलओसी पर मैं ऐसे ही एक परिवार के साथ हूं, जिस पर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया। शौकत, जो सेना के साथ पोर्टर का काम किया करते थे, 10 जनवरी 2020 को उन पर पाकिस्तान की सेना और बैट ने मिलकर हमला किया। हम 10 पोर्टर जा रहे थे काम पे, सुबह 8 बजे की बात है ये। पाकिस्तानी बैट एक्शन वालों ने वहाँ रास्ते में जंगल में आईडी लगाया हुआ था, अपना घात लगा के बैठे हुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, हमारे ऊपर फायर किया। उसके बाद हमारे 3 बंदे वहाँ गिन के, एक को मार दिया, एक की गर्दन काट के ले गए थे। मेरी टांग में गोली मार दिया उन्होंने। गर्दन काटी आपके आंखों के सामने हुआ? मेरी बिल्कुल आंखों के सामने हुआ। उन्होंने जिनकी गर्दन काटकर आतंकी ले गए और पाकिस्तान की बैट की भी जो लोग थे वो भी इस पूरे हमले में शामिल थे। ये बताएगा कि क्या हुआ था और अब कितनी मुश्किल हो गई जिंदगी? अभी हमको बहुत मुश्किल है, उम्र सारी बहुत मुश्किल है हमको। तो सुबह 8 बजे काम में गए थे, सामान ठाक ले जा रहे थे, आगे पाकिस्तान वाले बैठे थे, उनको गला काट के ले जाए। तो हमको ये बहुत दुख है, उनकी शक्ल भी नहीं हमने देखी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सारा कौन है अभी? सीमा पर दुश्मन और आतंकियों के साथ सेना कोरोना से भी लड़ रही है। दूर दराज के इलाकों में सेना टीकाकरण कैंप का आयोजन भी करती है। युवाओं को उनकी शिक्षा और भविष्य संवारने के लिए भी सेना मदद कर रही है। ये हमारा ड्रीम है कि आर्मी में जा सके, और हमने राजपूत यूनिट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एनडी की कोचिंग प्लस फिजिकल और ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कितना आपको सुविधा है? अगर यहाँ आपको नहीं मिलती कोचिंग तो कहीं दूर जाना? हमें जम्मू या दिल्ली जाना पड़ता है उसके लिए, कोचिंग के लिए लेने के लिए, और हमने रिक्वेस्ट की और ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को शुरू से शौक था, तो जज्बा भी था आर्मी में जाने का, तो उससे दुर्गा बटालियन की तरफ से हमको इन्फॉर्म किया गया था कि आर्मी में ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो हम उसी को लेकर तैयार। मैम हमारा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमें बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का एम था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर अब सुरक्षा कई चरणों में बढ़ा दी गई है। नए हथियार और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सेना हर साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर विश्व का सबसे बड़ा खेल मंच यानी ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। इस बार ये जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले हैं। 17 जुलाई को भारतीय एथलीट्स का पहला जत्था टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए रवाना होगा और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 खिलाड़ियों से बात की है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन शुरू होने जा रहा है। भारत की तरफ से 17 जुलाई को खिलाड़ियों का पहला जत्था टोक्यो रवाना होगा, लेकिन इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की। एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज। इस कार्यक्रम में 15 खिलाड़ियों से पीएम ने बात की, उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके बारे में जानने की कोशिश की। देखिए विनेश जी, आपके पेरेंट्स की बातों से मुझे भरोसा हो गया है कि विनेश आप जरूर जीतेगी। आप लड़ती हैं, गिरती हैं, जूझती हैं, पर हार नहीं मानती। सानिया, आप चैंपियन भी हैं, फाइटर भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओलंपिक में ज्यादा बेहतरीन और सफल खिलाड़ी बनकर उभरेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले कई भारतीय खिलाड़ी मेडल के दावेदार माने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि वे निर्भीक होकर खेलें, पूरा भारत उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।